वो बाकी सभी लोगों को बताती हैं कि मिस्टर गोटो रियोजी कहना चाहते हैं जैसा कि यहाँ पर दो कंट्रीज के एस रैंक के हंटर्स और ए रैंक के हंटर्स हैं, तो हम लोग आपस में एक ड्यूएल करते हैं जैसा कि अभी हुआ। तो जो भी सबसे पहले कलाई पकड़ लेगा वो जीत जाएगा और जो नहीं पकड़ पाए वो हार जाएगा। तो कैसा लग रहा है आपको मेरे प्रपोजल? तभी मिस्टर गो वहां पर आ जाते हैं। वो कहते हैं ये तो सही लग रहा है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पर कुछ और नए रूल्स बनाते हैं और फिर ये लोग यहाँ पर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं ताकि ये लोग फाइट कर सकें। इन सभी लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट हो रही होती है, लेकिन असल में यहाँ पर जो जापानीज हंटर्स होते हैं वो साउथ कोरिया के हंटर्स के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, इससे साफ साफ लग रहा था कि भाई इन लोगों में से किसी का भी इरादा नहीं है कि फाइट रुके, क्योंकि ये लोग फुल पावर का इस्तेमाल करके एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसको देखकर बाकी सभी जो लोग होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सोच रहे होते हैं कि ये लोग रुकेंगे नहीं क्या अब। जापानीज टीम में से जो एक हंटर होता है जिसने मुंह पे मास्क लगाया हुआ होता है, कोरिया के हंटर्स अटैक कर देते हैं जिससे कि वो थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है। वो कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर। और फिर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए मिस चाइन के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करता है। बाकी सभी जो लोग हैं वो भी ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि फाइट तो सिर्फ नॉर्मल टास्क के लिए हुई थी, लेकिन ये जिस तरीके से फाइट कर रहे हैं अब ये बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। लेकिन कोई भी इस फाइट को रोकना नहीं चाहता था। गोटो रियोजी अपने ट्रांसलेटर से कह रहे होते हैं कि अगर इनमें से कोई भी साउथ कोरिया के हंटर्स के ऊपर अटैक करे तो तुम इस मैच को तुरंत रोक देना। लेकिन अभी चलो छोड़ो, रहने दो, ये तो सिर्फ एक टेस्ट है। जापानीज एस रैंक का हंटर काफी तेजी से मिस चाइन की तरफ काफी तेजी से आ रहा होता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। वो काफी ज्यादा तेजी से एक किक मिस चाइन को मारने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही मिस चाइन नोटिस करती हैं कि उसके किक को किसने रोक लिया है। तो असल में वहां पर सांग जिनवू आ गया था जिसने उसके अटैक को रोक लिया था। जिनवू उससे कहता है कि माफी चाहूंगा, लेकिन मेरे को लगता है तुम सभी लोग काफी ज्यादा क्रेजी हो रहे हो, ये सिर्फ एक नॉर्मल सेशन है। इस पर वो हंटर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो जिनवू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तू बास्टर्ड, तेरी तो। और जिनवू के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही जिनवू उसको मजा चखाते हुए उसको पटक के जमीन पर लगा देता है और कहता है हाँ बोल, अब क्या बोल रहा है। और ये सब कुछ देखकर गोटो रियोजी अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि इसकी मूवमेंट्स तो बहुत ही ज्यादा तेज है। जिसके बाद वो हानेकावा से पूछते हैं कि हानेकावा क्या सच में ये एक मेज टाइप का हंटर है? हानेकावा उसको बताती है कि जी सर, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो रिलीज की गई थी उसके हिसाब से तो हाँ ये एक मेज टाइप का हंटर ही है। क्योंकि जिनवू की इतनी ज्यादा तेजी से स्पीड देखकर गोटो रियोजी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तो ये सही में ये एक मेज टाइप का हंटर है ना। जिसके बाद जिनवू मिस चाइन से कहता है कि मिस चाइन, वैसे मेरे को लगता है कि साउथ कोरिया टीम को हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोग वैसे भी हार चुके हो, तो आप लोग हार क्यों नहीं मान रहे? जिस पे मिस चाइन कहते हैं हाँ चलो ठीक है। मिस्टर बेक अपने आप से काफी ज्यादा नाराज होते हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि हम लोग जापानीज हंटर से ज्यादा ताकतवर नहीं है, यहाँ तक कि मैंने अपने आप को मॉन्स्टर में भी ट्रांसफॉर्म कर लिया था फिर भी। जिसके बाद मिस हानाकावा मिस्टर गोटो की जो बातें होती है उसको ट्रांसलेट करके जिनवू को बता रही होती है। वो जिनवू से कहती है कि मिस्टर गोटो को आपसे कुछ कहना है, ये आपसे कह रहे हैं कि क्या आप इनके साथ 1-on-1 फाइट करेंगे? जिस पर जिनवू भी उसकी तरफ देखता है। वो मन में सोचते हुए कहता है कि 1-to-1 फाइट, तो क्या ये देखना चाहता है कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा स्किल्ड हूँ? अब मेरे को नहीं मालूम कि इसकी असली इंटेंशन क्या है, लेकिन हाँ ये मेरे लिए काफी बेहतरीन चांस है कि मैं अपने आप को टेस्ट कर सकता हूँ कि मैं डेमोन कैसल से बाहर आने के बाद कितना ज्यादा ताकतवर बना हूँ। मिस्टर गोटो जिनवू की तरफ देख रहे होते हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं आखिरकार ये मेरे रहते हुए स्माइल कैसे करता है? मिस हानेकावा मिस्टर गोटो को बताती हैं कि मिस्टर गोटो, सांग जिनवू आपके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार तो है, लेकिन उनकी एक शर्त है। मिस्टर गोटो कहते हैं क्या शर्त? कौन सी शर्त? हाँ बताओ क्या शर्त है? जिसके बाद मिस हानाकावा उनको बताती हैं कि सर ये कह रहे हैं कि आपकी फाइट की जो इनविटेशन है उसको एक्सेप्ट करेंगे सिर्फ एक ही कंडीशन पर, आपको इनसे अपनी पूरी ताकत से लड़ाई करनी होगी। मिस्टर गोटो बात सुनकर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि सीरियसली ये सच में मेरे से लड़ाई करना चाहता है ना? बाकी सभी जो लोग होते हैं आसपास जो हंटर्स होते हैं वो लोग भी सोच रहे थे भाई साहब ये चल क्या रहा है यहाँ पर, ये बंदा सनक गया है क्या? मिस्टर गोटो को चैलेंज कर रहा है जो कि जापान के सबसे ज्यादा ताकत हंटरों में से एक है। मिस्टर गोटो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं ये काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि एस रैंक की हीलर सिम्यूजू यहीं पर ही है, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर मेरे को कोई भी सीरियस इंजरी होती है तो ये मेरे को हील कर देंगी। जिसके बाद वो मिस सिमुजी से कहता है कि सिमुजी अगर कोई भी घायल होता है तो तुम उसको हील कर देना, हाँ तुम इसको भी हील कर देना। वैसे हाँ कुछ मिनटों में ही
इसको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तो वो जिन्वो के ऊपर उंगली करते हुए कह रहे होते हैं। जिन्वो भी इसकी तरफ देख रहा होता है। जिन्वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ठीक है बेटा, देख लूंगा तेरे को मैं। मिस चाइन अपने मन में सोचते हुए कहती है क्या ये वैसे लड़ पाएगा, लेकिन नहीं, एक मिनट, इसने ए रैंक के डंजन बॉस को, साथ ही में 100 से भी ज्यादा हाई रैंक के ऑर्स को अकेला हराया था। मिस चाइन से कहते हैं कि मिस चाइन, आज आपने अपने नोज के ऊपर रुमाल नहीं बांधा हुआ है, क्योंकि आज तो यहाँ पर काफी ज्यादा हंटर है। मिस चाइन उसको बताती है कि हाँ, मैंने अपने नोज को कवर नहीं कर रखा, क्योंकि जब हम लोग जेजू आइलैंड के ऊपर रेड करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी तो हम लोग नहीं करेंगे ना, तो मैं इसीलिए इस चीज की प्रैक्टिस कर रही हूँ। वैसे मेरे को आपसे मिस्टर सांगजुनू के बारे में कह रहा था, तो क्या सांगजुनू लड़ पाएगा? जिस पर मिस्टर बेग कहते हैं हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होगी। मिस चाइन उनसे कहती है तो क्या आप उसको इस लड़ाई के लिए रोकना नहीं चाहेंगे? जिसपे मिस्टर बेग उनसे कहते हैं कि हाँ, वैसे मिस्टर गोटो रियूजी जैसा अपोनेंट होना ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात तो है। मिस चाइन कहती है तो फिर भी क्यों नहीं रोक रहे हैं आप? जिसपे मिस्टर बेग उनको बताते हैं कि जो आप सोच रही हैं सेम वही चीज तो मैं भी सोच रहा हूँ ना, आप भी तो आखिरकार सांगजुन वू की स्किल्स देखना चाहते हैं, उसकी फाइटिंग स्किल्स। पर मिस्टर बेग तो अपने मन में सोचते कहते हैं कि अगर सच में मिस्टर सांगजुन वू एक ऐसा हंटर है जो कि लेवल अप कर सकता है, तो जरूर वो तब से लेकर अब तक और भी ज्यादा ताकतवर हो गया होगा। अब मिस्टर बेग ऐसा इसीलिए सोच रहे होते हैं क्योंकि जिन्वू से जब वो लास्ट टाइम मिले थे तो वो ताकतवर तो था, थोड़ा सा ही था, लेकिन अगर आज वो मिस्टर गोटो को टक्कर दे पाता है तो इसका मतलब तो ये है कि जिन्वू पहले से ज्यादा और भी ताकतवर हो गया है। तो उनको ये बात का कंफर्मेशन हो जाएगा कि जिन्वू लेवल अप कर सकता है। जिसके बाद जिन्वू कहता है चलो फिर शुरू करते हैं। जिन्वू अपनी बात को खत्म करता ही उससे पहले ही मिस्टर गोटो काफी ज्यादा तेजी से जिन्वू के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जिन्वू उनके अटैक से बच जाता है। मिस्टर गोटो कहते हैं ओफ, बच गए। मिस्टर गोटो अपने मन में सोचते हो कहते हैं कि एक मेज टाइप का हंटर है, मैं इसको नहीं खरीदने वाला हूँ। इसकी मूवमेंट्स काफी ज्यादा तेज हैं और इसके फुटस्टेप्स काफी ज्यादा साइलेंट हैं, लेकिन हाँ, ये दूसरों को चकमा दे सकता है लेकिन मेरे को नहीं। जिन्वू अपने मन में सोचते हो कहता है कि मैं सेंस कर पा रहा हूँ ये हंटर बाकी एस रैंक के हंटर से थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं फिर भी इसके सारे अटैक्स को डॉज कर सकता हूँ। और जिन्होंने उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है बड़ी इजीली से, इसको देखकर मिस्टर गोटो रियूजी की तो मतलब पूरा दिमाग खराब हो जाता है, वो तो पूरा गुस्से में आते हैं। वो कहते हैं कि ये फिर से हंस रहा है। जैपनीज एस रैंक के जो हंटर्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि क्या हमको इनको रोकना चाहिए? दूसरा हंटर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मिस्टर गोटो सीरियसली हैं। बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं वो लोग भी यही बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं भाई ये तो बहुत ज्यादा तेज है, ये इसके अटैक्स को कैसे डॉज कर पा रहा है? मैं तो उसके अटैक को ट्रैक भी नहीं कर पा रहा हूँ अपनी आंखों से, और वो उसके सारे अटैक्स को इतनी तेजी से डॉज कर ले रहा है। हालांकि सांगजुन वू उसके अटैक से बच पा रहा है, लेकिन फिर भी उसका जो अपोनेंट है वो जापान का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर में से एक है, और उसके अटैक्स को अवॉइड करना मतलब उसकी बेइज्जती। सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कहीं सांगजुन वू को ज्यादा घायल ना कर दे, क्योंकि वो मिस्टर गोटो रियोजी को गुस्सा ही दिलवा रहा होता है, क्योंकि यार इतना बड़ा एस रैंक का हंटर है, पावरफुल हंटर है, उसके अटैक्स को कोई डॉज कर ले रहा है बड़े इजीली से, तो भाई गुस्सा तो किसी भी हंटर को आ जाएगा। तभी मिस्टर चोई भी यहाँ पर आते हैं। मिस्टर चोई कहते हैं ओह, मैं थोड़ा सा बाहर क्या चला गया, यहाँ पर तो एक बहुत बेहतरीन मैच ही शुरू हो गया। मिस्टर गोटो रियूजी पूरा का पूरा उनका दिमाग खराब हो गया होता है। वो कह रहे होते हैं कि बार बार मेरे अटैक्स को डॉज कैसे कर पा रहा है, ये बार बार इतना लकी कैसे हो सकता है। और वो अपना जो माइंड होता है उसको चेंज कर लेते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, अब मैं इसको खत्म ही कर दूंगा। और वो जिन्वू के ऊपर काफी तेजी से अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। जिन्वू का सिस्टम जिन्वू को अलर्ट करके उसको बताता है कि वार्निंग, तुम्हारा जो एनिमी है उसका जो इंटेंशन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो तुमको मारना चाहता है। जिन्वू देखा कहता है क्या, लेकिन जिन्वू उसके उस अटैक को भी डॉज कर लेता है। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर मैं इससे इसी तरीके से खेलता रहा तो मेरा सिस्टम मेरे को बहुत ही जल्दी एक अर्जेंट क्वेस्ट दे देगा, जैसा कि वांग डोंग सू और कैंग के साथ हुआ था। जिन्वू मिस्टर गोटो रियूजी से कहता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो मैं अपनी आंखें खो देता, क्योंकि मिस्टर गोटो रियूजी ने जिन्वू के आंख के ऊपर एक्चुअल में अटैक किया होता काफी तेजी से, लेकिन जिन्वू ने उसको रोक लिया होता है। मिस्टर गोटो रियूजी अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि आखिरकार कितना ज्यादा ताकतवर है, इसने मेरे हाथ को पकड़ लिया। वो जिन्वू से कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? जिन्वू कहता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन जैसा कि अब मुझे चैलेंज मिल चुका है तो मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद सांगजुन वू और मिस्टर गोटो रियोजी दोनों काफी तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए। बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं वो ये देख लेते हैं कि भाई बहुत बड़ा कारनामा होने वाला है, और इसीलिए जापानीज हंटर और साउथ कोरिया के जो हंटर्स होते हैं वो इन दोनों को रोक लेते हैं, क्योंकि यार दोनों एस रैंक के हंटर्स हैं, और अगर इन लोगों ने अब इस तरीके से फाइट की तो यहाँ पर बहुत बड़ा कारनामा हो जाएगा। मिस्टर बेग गोटो रियोजी की तरफ देखते हुए कहते हैं ये इंसान
इंचार्ज होगा लीडिंग जापानीज टीम का, और ये इस तरीके की हरकतें कर रहा है। बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं वो भी उन दोनों को मना कर रहे होते हैं। जिसके बाद मिस्टर बेक मिस हानाकावा से कहता है इस चीज को फटाफट रोको, जल्दी इसको रोको। जिसके बाद मिस हानाकावा भी कहते हैं हाँ ठीक है मैं बताती हूँ उनको। साउथ कोरिया का जो एस रैंक का हंटर होता है वो कहता है कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ, ये ग्रेट गोटो रियोजी से लड़ा और इसके चेहरे पर सिर्फ एक छोटा सा कट लगा, बहुत बेहतरीन। जिसके बाद वो जिन्वो के पास आता है। वो जिन्वो से कहता है कि वैसे मैंने तुम्हारी फाइट स्किल्स अभी देखी, काफी बेहतरीन। हमारे गिल्ड में काफी सारे हंटर्स हैं लेकिन उनमें से ज्यादातर मेजिज ही हैं। हमारे पास कोई अच्छा फाइटर हंटर नहीं है, तो क्या तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगे? जिसपे मिस्टर जोई उसको चिल्लाते हुए कहते हैं कि हे कोच, मिस्टर सांग जिनवू एक मेज टाइप का हंटर है। ये सुनने के बाद वो कहते हैं कि क्या? जिसके बाद अब इन लोगों की जो फाइट होती है वो भी रुक जाती है, सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी वो मिस्टर गो से बोलता है कि मिस्टर गो, आपने मेरे से पूछा था ना कि क्या मैं जेजू आइलैंड के रेड पर जाना चाहूंगा। अब ये बात सुनकर मिस हानाकावा जो होती हैं वो मिस्टर गोटो को सारी बातें बताती हैं कि जिन्वू बोल रहा है कि वो भी जेजू आइलैंड रेड पर जाना चाहता है। उसकी ये बात सुनकर मिस्टर रोटो गियोजी के तो पसीने ही छूट जाते हैं। हम लोग मिस्टर बेक को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ऐसा पॉसिबल हो कैसे सकता है। कोई हंटर वो लेवल अप कर सकता है, समय के साथ वो और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है, आखिरकार उसकी कीमत कितनी होगी। जिसके बाद वो किसी को फोन लगाते हैं। कॉल पे जो बंदा होता है वो उनको कहता है कि हम लोग सांग जिन वू को रिक्रूट करने में अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमारे पास और भी उपाय हैं। उन तरीकों का इस्तेमाल करके हम टैलेंटेड हंटर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। मिस्टर बेक कहते हैं कि अब प्लान बी का टाइम है। तभी उनके फोन पर नोटिफिकेशन आती है जो लोग भी आने वाले सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन के लिए जाने वाले हैं। जिसके बाद वो वहाँ पे लिस्ट चेक करते हैं। वही देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि उस लिस्ट के अंदर जिन्वू का तो नाम ही नहीं होता है। वो चिल्लाते हुए कहते हैं क्या सांग जिन्वू का तो नाम ही नहीं है लिस्ट में। इसके बाद हम दूसरी तरफ मिस्टर गोटो रियोजी को देखते हैं जो कि मिस्टर सुगुमितो को कॉल करते हैं। उनसे पूछते हैं साउथ कोरिया में काफी ज्यादा बेहतरीन स्किल हंटर है। जिस पर मिस्टर सुगुमितो उसको कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन आप जैसा ताकतवर कोई भी नहीं मिस्टर गोटो। मिस्टर गोटो कहते हैं कि हाँ लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। इसके बाद वो उसका नाम पूछता है उस हंटर का, जिसपे मिस्टर गोटो रियोजी उसको बताते हैं कि उसका नाम सांग जिनवू है जो कि अभी जल्द ही 10वां एस रैंक का हंटर बना है। जिसके बाद वो मिस्टर गोटो रियोजी को बताते हैं कि उसका नाम तो लिस्ट में भी नहीं है और आप उसकी बातें कर रहे हैं। ये बात सुन के मिस्टर गोटो रियोजी कहते हैं क्या 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 मतलब है तुम्हारा, उसका नाम लिस्ट में तक नहीं है। वैसे साउथ कोरिया ने अभी अभी जितने भी हंटर्स हैं उनकी लिस्ट भेजी जो भी उनकी तरफ से आ रहे हैं, और मैंने उसमें अच्छे से नाम चेक किया है, उसमें कोई भी सांग जिनवू नाम का हंटर है ही नहीं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर टोटल 16 एस रैंक के हंटर्स जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी ज्यादा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जो आने वाली रेड है उसके अंदर टोटल 16 एस रैंक के हंटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जेजू आइलैंड के उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर एंट मॉन्स्टर रहा करते हैं। वहाँ पर जो बाकी एंट मॉन्स्टर्स होते हैं वो जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को ही खा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी फूड का जो सोर्स है वो अवेलेबल नहीं होता और इसीलिए वो एक दूसरे को ही खा रहे होते हैं ताकि वो लोग जिंदा रह सके। इसके बाद जो क्यूट एंट मॉन्स्टर होती है उसके सामने काफी सारे एग्स होते हैं। उनमें से जो एक एग होता है वो काफी ही ज्यादा बड़ा होता है। क्यूट एंट मॉन्स्टर उससे कहती है कि जो भी दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा होगा वो तुमको देखकर डरना चाहिए, इतना ज्यादा ताकतवर बनो। तुम्हारे रास्ते में जो भी आए, कोई भी तुम्हारे रास्ते में आए उसको खत्म कर दो। तुमको बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा, हाँ तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। जिसके बाद वो जो एंट मॉन्स्टर होता है बड़े वाले एग में से वो वहाँ से निकल जाता है और क्यून एंट मॉन्स्टर्स को बोलती है जिसको भी कंज्यूम कर सकते हो उसको कंज्यूम करो और भी ज्यादा ताकतवर बनो मेरे बच्चे। इसके बाद अगले सीन में हम लोग जिन्वू को घर देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरीके से खराब होता है क्योंकि सामान इधर उधर पड़े होते हैं। जिन्वू अपनी सिस्टर से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि घर की सफाई कर देना। जिन्वू की मॉम उससे कहती है मेरे को घर का काम करे हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं, तो क्यों ना हम सभी मिलकर घर के अच्छे से सफाई करें। जिसपे जिन्वू भी एक स्माइल देता है। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर घर की सफाई करने लगते हैं। जब ये लोग काम कर रहे होते हैं तभी इसी दौरान जिन्वू की जो मदर होती है वो जिन्वू से पूछती है कि वैसे जिन्वू तुम्हारे फादर का कोई पता चला। जिन्वू भी सोचता है कि मैं इनको क्या रिप्लाई दूं। जिसके बाद जिन्वू उनको बोलता है कि नहीं। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे नहीं मालूम,
जब मैं अपनी मॉम को ये बात बताऊंगा कि मैं अपने फादर के नक्शे कदम पर चलकर मैं भी एक हंटर बन गया, तो उसके बाद वो क्या कहेंगी। और वो इस पुराने अपार्टमेंट को छोड़ के नया अपार्टमेंट भी नहीं लेना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद एक दिन यहाँ पर जरूर आएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, मैं आज भी चाहूँ तो एक नया घर बाय कर सकता हूँ, लेकिन इस रीजन की वजह से मैं अभी भी हर मंथ अपने रूम का रेंट भरता हूँ। उनको खोए हुए काफी साल हो चुके हैं, लेकिन ये अभी भी उनका इंतजार कर रही हैं और ये इस आशा में बैठी हैं कि एक ना एक दिन वो जरूर वापस आएंगे। दूसरी तरफ हम लोग हंटर एसोसिएशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं, जहाँ पे काफी सारे न्यूज रिपोर्टर्स आए हुए होते हैं। वहाँ पर उन सभी लोगों को सब कुछ बताया जा रहा होता है कि किस तरीके से जो एंड मॉन्स्टर है ये हर जनरेशन में और भी ज्यादा ताकतवर और भी ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं। और इन लोगों की एक और खासियत है, जब ये लोग नए जनरेशन में आते हैं, यानी कि जब नए एंड मॉन्स्टर नए जनरेशन में आते हैं, तो वो अपने पिछले वाले जनरेशन के जो एंड मॉन्स्टर होते हैं उनकी ताकत के साथ साथ उनकी जो नॉलेज होती है ना, वो भी इन लोगों में ट्रांसफर हो जाती है और ये और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग और भी काफी सारी चीजें बताते हैं जो भी घटना हुई थी और ये लोग किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन को फॉलो करेंगे एंड इन सभी लोगों को वहाँ पर खत्म कर देंगे। ये सब लोग जो प्लानिंग वगैरह होती है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा होता है बाकी सभी जो न्यूज रिपोर्टर होता है उन लोगों को। तभी उन न्यूज रिपोर्टर में से एक पूछता है कि क्या ये चीजें उड़ सकती हैं, जिस पर वो बताता है कि हाँ ये सब चीजें उड़ सकती हैं। और यही रीजन है कि कोरिया और जापान हम लोगों ने मिलकर एस रैंक के हंटर की एक टीम बनाई है, जो कि एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करेगा और इन लोगों को खत्म करेगा। जिन्वू रास्ते में जा रहा होता है, वो अपने फोन में कमेंट पढ़ रहा होता है जहाँ पर लोग कह रहे होते हैं कि हमने सुना है कि एस रैंक का हंटर सांग जुन वू, जो कि पहले ई रैंक का हुआ करता था, वो जल्द ही एक एस रैंक का हंटर अभी भी बनाए। लेकिन देखो यार, फिर भी उसको इस रेड में ले ही नहीं जा रहे हैं, उसका तो नाम तक नहीं है लिस्ट के अंदर। शायद उन लोगों को इसके ऊपर भरोसा नहीं होगा। जिन्वू भी यहाँ पर उन कमेंट्स को बस पढ़ रहा होता है और इग्नोर कर रहा होता है। आसपास के जो लोग होते हैं वो भी जिन्वू को देख रहे होते हैं, कहते हैं ये तो जिन्वू लग रहा है ना शायद। लेकिन जिन्वू उन सभी लोगों को नोटिस कर लेता है, बट उन लोगों को कुछ कहता नहीं और वो आगे जा रहा होता है। जिसके बाद जिन्वू यूजिन के पास कॉल करता है और उससे बोलता है कि क्या तुम अभी भी होटल में रुके हुए हो, जिस पर उनको बताता है जिन्वू कि नहीं, मैंने एक नया अपार्टमेंट ले लिया है, मेरी मॉम ने मेरी थोड़ी सी मदद की तो फाइनली मैंने एक नया अपार्टमेंट ले लिया है। उसके बाद जिन्वू योजिन के उस अपार्टमेंट में जाता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है इतना बड़ा अपार्टमेंट ये किसके लिए ले लिया। जिसके बाद योजिन बताता है कि क्यों, क्या हुआ, ज्यादा बड़ा है क्या हम दोनों के लिए। जिन्वू कहता है हाँ वैसे बहुत ज्यादा बड़ा तो है हम दोनों के लिए, लेकिन योजिन उसको बताता है कि यहाँ पर और भी काफी सारे लोग काम करेंगे, गिल्ड मास्टर, वाइस गिल्ड मास्टर और एम्प्लॉय, काफी सारे लोग रहेंगे, तो ये अपार्टमेंट मेरे को नहीं लगता ज्यादा बड़ा है। योजिन भी कहता है यार अब इनको मैं कैसे समझाऊं। जिसके बाद वो जिन्वू को कार्ड देता है और उसको बताता है कि एक हंटर है जिसने कि आपसे बात करने के लिए कहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं ये आपको दे दूं कार्ड और आप उनको कॉल कर लेना। उन्होंने बताया था कि वो कोरिया में 7 जुलाई तक रहेंगे। तभी जिन्वू को चीज सेंस होती है, जिन्वू एकदम से अलर्ट हो जाता है। तभी जिन्वू योजुन से कहता है कि मेरे को घर पर कोई जरूरी काम है तो अपने घर जा रहा हूँ। अपने टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल करता और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसको देख कर योजुन तो काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि ये क्या है। और उसके सामने जिन्वू का जो एक शैडो सोल्जर होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर बेचारे योजिन की तो और भी ज्यादा हालत खराब होती है। वो कहता है ये क्या है भाई। दूसरी तरफ हम लोग जिन्वू को देखते हैं, तो जिन्वू असल में एक दूसरी जगह पे गया होता है, जहाँ पर चोर जो होता है वो एक लड़की की तरफ चाकू दिखाते हुए उसको डरा रहा होता है और कहता है कि अगर तुम चिल्लाओगी तो मैं तुमको मार दूंगा। वैसे यहाँ पर पहले भी काफी लोगों का मर्डर हो चुका है, सो चिल्लाओ मत नहीं तो फिर तुम जानती हो। और उसको काफी ज्यादा डरा रहा होता है। तभी जिन्वू पीछे से आता है, जिन्वू उससे बोलता है कि वैसे तुम ये सब कुछ क्यों करते हो। जिस पर वो बंदा कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरे को क्या लेक्चर देने के लाए हो। वैसे मेरे को इस चीज का जवाब तो नहीं देना है, लेकिन अगर तुम जवाब जानना ही चाहते हो तो सुनो, क्योंकि मेरे को मजा आता है। और काफी ज्यादा तेजी से वो जिन्वू की तरफ बढ़ रहा होता है उसको मारने के लिए। मार पाता उससे पहले जिन्वू उसकी नाइफ पकड़ के उल्टा उसी के पैर में मार देता है। जिन्वू उससे कहता है कि नॉर्मल लाइफ में वापस जाना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। और वो बंदा काफी ज्यादा तेजी से चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद जिन्वू उस लड़की से कहता है कि और भी रात हो जाए, मेरे को लगता है इससे पहले तुमको घर चले जाना चाहिए। और वो लड़की भाग के वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जिन्वू उस बंदे से कहता है अगर तुम अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो तो मिडनाइट से पहले अपने आप को बदल लो। और वो वहाँ पर एक शैडो सोल्जर रख देता है और उससे कहता है कि अगर ये अपने आप को मिडनाइट से पहले ठीक ना कर पाए तो इसको खत्म कर देना। लेकिन हाँ यार, अब कल जेजू आइलैंड की जो रेड है वो शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर गोटो रियोजी को देखते हैं, जो कि अभी भी जिन्वू की बातें याद कर रहे होते हैं। अपने मन में सोचते हो कहते हैं कि उस मोमेंट पर जब वो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था
तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी मौत करीब आ गई है। ओह, अब मुझे नहीं मालूम कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। शायद मैं काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गया हूँ। मेरे को इतना नहीं सोचना चाहिए। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग काफी सारी शिप्स को देखते हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज से आ रही होती है, जेजू आइलैंड की तरफ बढ़ रही होती है, ताकि ये सभी लोग जेजू आइलैंड के ऊपर अटैक कर सके। इन शिप के अंदर हंटर्स होते हैं और यहाँ पर अलग अलग रैंक के हंटर्स होते हैं। एस रैंक के हंटर्स, ए रैंक के, डी रैंक के, जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी के सभी हंटर्स और हीलर्स यहाँ पर जेजू आइलैंड के ऊपर अटैक करने के लिए आए हुए थे। जो मेनली एस रैंक के हंटर्स होंगे वो तो जेजू आइलैंड के ऊपर जाकर एंट मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद क्यून मॉन्स्टर को भी खत्म कर देंगे, और बाकी जो हंटर्स हैं वो यहाँ पर एज अ बैकअप का काम करेंगे, ताकि कोई दिक्कत होती है तो बैकअप के तौर पर वो लोग भी फाइट के लिए आ सके। तो ये लोग इन लोग की स्ट्रेटेजी होती है। सभी हंटर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पर काफी सारे हंटर्स आए हुए होते हैं अलग अलग रैंक के, अलग अलग कंट्रीज से। साउथ कोरिया के जो एस रैंक के हंटर्स मिस्टर बेक, मिस चाइन और बाकी सभी जो लोग होते हैं उन लोगों को देखते हैं जो कि इस समय हेलीकॉप्टर से एंट मॉन्स्टर का जो मेन बेस है वहां पर जाकर उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो सभी लोग फुल्ली तैयार होते हैं। इन लोगों के साथ एक ए रैंक का हंटर भी जा रहा होता है, जो कि असल में यहाँ पर पूरी ये लोग जो भी फाइट वगैरह करेंगे उसको पूरी फिल्मिंग करेगा, यानी उनकी फिल्म बना के शूट वगैरह करेगा और लाइव टेलीकास्ट लोगों को दिखाया जाएगा। जिसके बाद मिस्टर बेक उनसे हाथ मिलाते हैं और उससे बोलते हैं, उससे पूछते वगैरह कि तुम लोग क्या कैसे करने वाले हो। जिसके बाद उसको मिस्टर बेक को बताता है कि बेसिकली मैं यहाँ पर पूरी जो फुटेज वगैरह होगी वो अपने एडिटिंग टीम को भेजूंगा, जो कि असल में 10 मिनट का डिले करने के बाद लोगों को दिखाएगी। तो वो लोग वहाँ पर एडिट करेंगे और यहाँ पर फिल्टर वगैरह करने के बाद वो एकदम लाइव टेलीकास्ट दिखा देंगे। मिस्टर बेक कहते हैं कि मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम लोगों के साथ इतने ज्यादा डेंजरस मिशन में एक कैमरामैन भी आया है। आखिरकार मिस्टर को सोच क्या रहे हैं। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर और भी थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। जिसके बाद वो ए रैंक का हंटर होता है कैमरामैन, उसको अभी भी थोड़ा बहुत तो डर लग ही रहा होता है। हाँ, हालांकि वो एक ए रैंक का हंटर है, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा बड़े रेड पे जाना जहाँ पे एस रैंक के हंटर्स भी थोड़े से डर रहे हैं। मिस्टर बेक उससे कहते हैं कि तुमको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। शायद हम लोगों के साथ कैमरामैन इसलिए भेजा गया होगा क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये जो 4th रेड मिशन होने वाला है ये काफी अच्छी तरीके से सक्सेसफुल रहेगा। जिस पर वो भी कैमरामैन भी कहता है हाँ चलो ठीक है, थैंक्स। मिस्टर बेक के साथ जो एक एस रैंक का हंटर आया हुआ होता है वो बोलता है कि वैसे ये पहली बार और आखिरी बार होगा कि सिविलियंस एस रैंक के रेड को देखेंगे। साथ ही में हम लोग ऑलरेडी ही 3 बार फेल हो चुके हैं इससे पहले, तो हर कोई काफी ज्यादा दिलचस्पी से देख रहे होंगे कि आखिरकार इस वाले रेड मिशन में क्या होगा। मिस्टर बेक अपने मन में सोच रहे होते हैं कि सच में अगर मैं हकीकत बताऊं तो अगर हम लोग इस मिशन में फेल हो जाते हैं तो हमारी कंट्री को शायद इस दुनिया के अर्थ से ही वाइप्ड ऑफ कर दिया जाए। दुनिया को हीरोज की जरूरत है। सामने हम लोग मिस्टर ब्यूंगू को भी देखते हैं जो कि असल में एक एस रैंक के हीलर है। मिस्टर बेक उससे कहते हैं कि ब्यूंग, मेरे ने सोचा भी नहीं था कि मैं तुमको भी अपने साथ देखूंगा। जिस पे मिस्टर ब्यूंग मिस्टर बेक को थोड़ा सा चिढ़ाते हुए कहते हैं कि हाँ, मेरे को लगा था कि हीलिंग के बगैर कहीं मर ना जाओ, इसलिए मेरे को तुम्हारे साथ आना पड़ा। ये सुनने के बाद मिस्टर बेक उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी तो। ये लोग जेजू आइलैंड के उस जगह पर काफी ज्यादा करीब पहुंच गए होते हैं। मिस्टर ब्यूंग भी यहाँ पर थोड़े से नर्वस होते हैं। दूसरी तरफ जेजू आइलैंड पर हम लोग मिस्टर गोटो रियोजी को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ वहाँ पर सब कुछ देख रहे होते हैं कि क्या सिचुएशन है वहाँ पर। वहाँ का नजारा देखकर वो समझ जाते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बड़ा कारनामा हुआ है। जिसके बाद वो यहाँ पर सभी लोगों को बताते हैं यहाँ पर क्या हुआ और सभी लोग कहते हैं सभी लोग तैयार रहना। ऊपर हेलीकॉप्टर में मिस्टर बेक, मिस्टर चोई और बाकी सभी लोग जेजू आइलैंड से आ रही जो माना वेव्स होती है उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं इस माना वेव्स की जो इंटेंसिटी है वो तो काफी ज्यादा है। तभी हम लोग देखते हैं कि जेजू आइलैंड पर वो जो बड़ा सा माउंटेन, उसमें से काफी सारे एंट मॉन्स्टर इनके हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से इनकी तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। हेलीकॉप्टर का गेट खुलता है, सामने मिस्टर होते हैं, वो कहते हैं कि चलो शुरू करते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने फ्लेयर स्पेयर का इस्तेमाल करते हैं और काफी सारी आग की लपटें उन मॉन्स्टर्स के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे आसमान में ही वो जो एंड मॉन्स्टर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। मिस्टर ब्यूंग ये देखकर कहते हैं काफी बेहतरीन। जिसमें मिस्टर चोर वो कहते हैं अरे नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, अब देखना। जिसके बाद वो फिर से अपनी एक और दूसरी फायर फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं और काफी ज्यादा तेजी से और भी जो आ रहे मॉन्स्टर्स होते हैं उनके ऊपर डालते हैं और वो सभी के सभी खत्म हो जाते हैं। वो कहते हैं ये था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। जिसके बाद मिस्टर चोई उन सभी लोगों को बताते हैं कि मेरा जो फायर अटैक है वो ए रैंक के डंजन के लिए तो सफिशिएंट है, वहाँ पे जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन लोगों के लिए।
लिए। लेकिन ये जो एंड मॉन्स्टर्स है उनका जो रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा हाई है और इसीलिए ये मेरे मैजिक को रेजिस्ट कर पा रहे हैं, जिस वजह से मुझे काफी ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और फिर मिस्टर चोई हेलीकॉप्टर से कूद जाते हैं, अपनी फायर फ्लेम का इस्तेमाल करके वो जमीन पर नीचे आते हैं, फायर अटैक का इस्तेमाल करते हैं और जितने भी यहाँ पे आसपास एंड मॉन्स्टर्स होते हैं उनको खत्म करते हैं। कहते हैं मजा आ गया। जिसके बाद मिस्टर चोई बाकी सभी लोगों को भी कहते हैं कि तुम लोग हेलीकॉप्टर से नीचे आ सकते हो। इसके बाद बाकी सभी जो लोग होते हैं वो भी नीचे आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग एक दूसरे शिप को देखते हैं जो कि होता है डिस्ट्रॉयर नंबर 2 कागा, जिसमें और भी बाकी सभी जो हंटर्स वगैरह होते हैं या मिलिट्री वगैरह होते हैं वो लोग होते हैं। इसके बाद वहाँ पर जो हंटर होता है वो उन लोगों को परमिशन देता है कि वो लोग जैमिंग सिग्नल को एक्टिवेट कर दें। इसके बाद जैमिंग सिग्नल को एक्टिवेट कर दिया जाता है और अब इसकी मदद से जो एंट मॉन्स्टर्स होंगे वो अपनी क्यून को, जब उनकी क्यून उनको हेल्प के लिए बुलाएगी तो उस चीज को वो लोग नहीं सुन पाएंगे। जेजू आइलैंड पर दूसरी तरफ हम लोग जापानीज के जो एस रैंक के हंटर्स होते हैं उनको देखते हैं जो कि यहाँ पर एंड मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं। और यहाँ पर काफी सारी टीम बनाई गई होती है जैसे कि ब्रेव टीम, चार्ली टीम और भी अलग अलग टीम। जिसके बाद फिर से हम लोग मिस्टर बेक और उनकी टीम को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर चोई जो होते हैं फिर से अपने फ्लेम अटैक का इस्तेमाल करते हैं, फायर अटैक का, और यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। बेक अपने मन में सोचते हो कहते हैं कि मिस्टर चोई हमारी टीम में है, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। इसके बाद इन लोगों के सामने एक बड़ा सा होल होता है जिसमें मिस्टर चोई कहते हैं चलो चलते हैं। दूसरी तरफ हम लोग जिनुवो को देखते हैं जो कि अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर रहा होता है। जिनुवो अपने मन में सोचते हो कहता है कि वैसे आज तो जेजू आइलैंड का जो रेड है वो स्टार्ट होने वाला था ना, तो क्या मेरे को उसका लाइव ब्रॉडकास्ट जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है उसको देखना चाहिए। वैसे भी साउथ कोरिया एंड जापानीज जो एस रैंक के हंटर्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे को इस चीज पे डाउट नहीं करना चाहिए, वो लोग सब कुछ संभाल लेंगे और मेरे बगैर ही वो लोग इतने ज्यादा कैपेबल है कि वो इस रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होता रहा तो। इसके बाद हम लोग फिर से मिस्टर बेक और उनकी टीम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा तेजी से जितने भी यहाँ पर मॉन्स्टर्स होते हैं उनको यहाँ पर निपटा रहे होते हैं, क्यून की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी ये लोग एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ का नजारा देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मिस्टर चोई कहते हैं कि ये देखो, तो इसका मतलब जरूर क्यून आसपास ही होगी। मिस्टर चोई कहते हैं कि ठीक है मैं इन सभी एग्स को खत्म कर देता हूँ। तभी मिस चाइन उनको रोकते हुए कहते हैं वेट एक मिनट, वहाँ पे सामने उस वाले एग को देखो, वो तो काफी ज्यादा बड़ा एग लग रहा है। मिस्टर बिंग भी देखे काफी ज्यादा हैरान होते हैं, वो कहते हैं ये तो किसी भी तरीके से एंड का एग नहीं रखता है, आखिरकार इसमें से क्या चीज निकली है, क्या ये कोई रॉयल गार्ड है। तभी उसके आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही मिस्टर बेग उससे कहते हैं कि हमारा जो मेन गोल है वो क्यून को हराना है, बाकी सब कुछ भूल जाओ। जेजू आइलैंड की दूसरी तरफ जो मिस्टर गोटो रियोजी की ब्रेव टीम, उनमें से जो काफी सारे हंटर्स होते हैं वो काफी सारे एंट मॉन्स्टर को मार देते हैं। वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा तेजी से और काफी आसानी से इन एंट मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि और भी काफी सारी एंट मॉन्स्टर इन लोगों की तरफ आ रहे हैं और ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं वो देखो और भी एंट्स आ रहे हैं, चलो इनको खत्म करते हैं। और तभी उनमें से जो उनके साथ जो दूसरा हंटर आया हुआ होता है उसकी गर्दन कट जाती है, जिनको देखकर बाकी जो हंटर होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या है। और तभी उनमें से एक और जो हंटर होता है उसकी भी गर्दन कट जाती है। और फिर इसी तरीके से यहाँ पर जो तीसरा हंटर होता है वो भी काफी ज्यादा तेजी से एंड मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले ही उसकी भी गर्दन कट जाती है और वो भी खत्म हो जाता है। यहाँ पर 3 हंटर एकदम से खत्म हो चुके होते हैं और देखते ही देखते ब्रेव टीम के जो हंटर्स होते हैं वो सभी के सभी मर जाते हैं। और फिर ये वाला जो एपिसोड है यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।